नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय और आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। तो इंदौर ने पूरे देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरी बार परचम लहरा दिया है, लेकिन अभी भी इंदौर को यातायात प्रबंधन, नदी सफाई, स्मार्ट सिटी और मेट्रो ट्रेन जैसे बहुमूल्य सौगातों की दरकार है। इसे लेकर जहां अब इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह की ये सोच है कि 3 दफा स्वच्छता में हैट्रिक मारने के बाद अब और कहीं ज्यादा चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस मुकाम को हासिल तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ अब पहले से और कहीं ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट और इस सिलसिले को कायम रख पाएगा। हालांकि इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हुई तोड़फोड़ से अधिकांश वर्ग खफा भी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि यही स्मार्ट सिटी एरिया को शहर के बाहर विकसित किया जाता तो इसी तरह की कार्रवाई जरूरत नहीं होती। आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे इंदौर के नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह से, लेकिन उससे पहले आपको इंदौर के ही लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। स्मार्ट सिटी जो है तो उसको जो स्पॉट चूज किए गए वो गलत किए गए। कुछ फायदे जरूर हैं कि भैया आपके शौचालय वगैरह बने हैं, बाकी उनकी भी क्या है कि साफ सफाइयाँ व्यवस्थित नहीं रहती। जब भी क्या होता है कि ऑडिट की टीम आती है उस टाइम तो काफ़ी साफ रहते हैं, बाकी बाद में वहाँ पे बहुत गंदगी पसरी हुई रहती है। एक्चुअल में ये है सही प्लानिंग होता तो स्मार्ट सिटी का सही रिटर्न इंदौर की जनता को मिलता। मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम हुआ है कि आज जैसे कंजेस्टेड एरिया में सड़कें चौड़ी हुई है, मकान लोगों को नुकसान जरूर हुआ है लेकिन उसके फायदे भी है। आज व्यापार भी बढ़ा है, आज लोगों को अपना हमसे कामकाज के हिसाब से आज रोड वगैरह भी छोड़े हुए हैं और व्यापार भी बढ़ेगा। दुनिया भर में हेरिटेज को बचाने की एक कोशिश होती है और कई बड़े शहर हैं, केन नदी के ऊपर बने हुए 150-200 साल पुराने ब्रिजेस को वहाँ की सरकार ने संभाला है और उसको हेरिटेज का दर्जा दिया। हमारे यहाँ पर 125 साल 150 साल पुराने दिया बाली को पूरी फ्लोर पर फैसनास कर दिया, तोड़ दिया गया है। लोग जो उनके पैतृक से 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गई जिन मकानों में, वहाँ से बेघर हो गए और उन्हें विस्थापित किया गया है। तो उन जगहों पे किया गया है जहाँ उनकी वैल्यू नहीं मिल रही है और ना वो सुविधा मिल रही है। तो हेरिटेज को बचा के तो शायद ज्यादा स्मार्टनेस होगी। स्मार्ट सिटी कहने के लिए है, पहले महापौर कैलाश विजयवर्गीय थे तो 2 नंबर स्मार्ट सिटी थी, अब मालिनी गोड़नी है तो केवल 4 नंबर। 8 विधानसभाओं का शहर है, उसमें से केवल 2 विधानसभाओं को स्मार्ट सिटी दिख रही है। बाकी दूर क्या हो रहा है? बाकी दूर ये हो रहा है उपेक्षाओं का शहर हो गया है। बाकी जो महापौर है वो उपेक्षाएं कर रही है बाकी विधानसभा का, वो उनको उनकी विधानसभा के अलावा कहीं स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही। और इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने जब नगर निगम का कामकाज संभाला था उस वक्त इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल था। दूसरी बार की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन निगम आयुक्त ने जिस तरह से ये जिम्मेदारी संभाली और इसे आगे बढ़ाया, उसके चलते अब इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 बार देश भर के प्रमुख शहरों को पछाड़ चुका है। इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निगम कमिश्नर की फटकारों के बाद जो गति आई है वो अब जमीनी तौर पर दिखने भी लगी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे गेस्ट आशीष सिंह, जो कि इंदौर के नगर निगम आयुक्त हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। पहला सवाल मेरा यही है कि इंदौर 3 बार अव्वल आ चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन इंदौर क्या इस दर्जे को दरकार क्या कर पाएगा आगे? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, जब इंदौर 2 बार नंबर 1 आया था, मैंने ज्वाइन किया था, तो क्या इंदौर तीसरी बार ये कर पाएगा? ये इंदौर के सभी लोगों के बीच में, मीडिया के सभी गलियारों में ये सवाल था जो बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन हमारी पूरी नगर निगम की टीम ने किया, जिस तरीके का सहयोग इंदौर की जनता से हमको मिला और इंदौर की मीडिया से मिला, और जिस तरीके की हम लोगों की प्लानिंग थी,
उससे एक बार फिर से तीसरी बार इंदौर नंबर 1 आया और स्वच्छता की हैट्रिक हम लोगों ने लगाई। तो चौथी बार के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने उसकी भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि अभी जो वर्तमान में हमारी स्थिति है हम कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोग होम कंपोस्टिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कचरे में हम लोग और कमी कैसे ला सकते हैं, प्रोसेसिंग को हम और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इनका हम लोग मैनेजमेंट और कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग हम लोगों ने करी है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आशीष जी, जो चुनौतियां हैं वो कई सारी हैं। एक ऐसा ही मुद्दा है मेट्रो ट्रेन का, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हालात है मेट्रो ट्रेन के? क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाएंगी या फिर कागजों से निकलकर जमीनी स्तर इसे पकड़ पाएगा? देखिए, कागजों में है। अगर हम लोग मेट्रो की बात करें तो जो मेट्रो पहले चरण का प्रोजेक्ट है वो जमीनी तौर पर शुरू हो गया है। वहां पर जो एक कास्टिंग यार्ड बनना था जहां पर कास्टिंग होगी वो पूरी तरीके से बनके तैयार है और जो लाइन डालने का काम है उसमें जियो टेक्निकल जो है वो होने के बाद में एक्चुअल पिलर्स का काम भी चालू हो गया है। तो जो 7500 करोड़ का पहला हमारा पैकेज है, पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, पहली जो डीपीआर है उस पर काम पूरी तरीके से चालू हो गया है। भविष्य के जो टेंडर्स हैं उनकी भी प्लानिंग हो गई है, वो भी आचार संहिता के तुरंत बाद में फ्लोट कर दिए जाएंगे। अलाइनमेंट पूरी लाइन का फाइनल हो गया है, फंडिंग कहां से कैसे मिलनी है वो पूरा टाइड अप हो गया है और जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ भी हो गया है। तो जो हमारा 4 साल का समय सीमा है जिसमें हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, हम लोग निश्चित तौर पर इसको पूरा करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, तो जो काम है जमीनी स्तर से जुड़े वो शुरू हो चुके हैं। एक और मामला आपसे मैं जानना चाहूंगी आशीष जी कि इंदौर की सबसे बड़ी दिक्कत नर्मदा लाइन पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर काम चल रहा है। क्या अन्य जल स्रोतों को लेकर इंदौर नगर निगम कुछ योजना आगे की बना चुका है? देखिए, निश्चित रूप से जो जल प्रदाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्राथमिकता का विषय और कोई नहीं हो सकता है आम जनमानस के लिए। तो जहां तक हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, लगभग 28 टंकियां हम लोग नहीं बना रहे हैं और लगभग 7 ऐसी टंकियां हैं जिनका टंकियां तो बनी हुई थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका नहीं पड़ा था। वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डाल रहे हैं। 5 नई टंकियां और उसके डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के साथ में हम लोग मई के आखिरी में ही उनको एक्टिवेट कर देंगे, वहां पे लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा। बाकी जो शेष टंकियां हैं सारी की सारी दिसंबर के आखिरी तक पूरी हो जाएंगी। तो इन 28 टंकियों से और जो 7 टंकियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 हजार परिवार इससे लाभान्वित होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जहां तक एक्स्ट्रा वाटर सोर्स की बात है, अभी तो फिलहाल हमारे पास में 4-5 साल के लिए तो इतना पानी है कि हम लोग सभी को दे पाए अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को अपना एफिशिएंट बना लेते हैं। लेकिन अगर भविष्य की बात करें तो अच्छी बात यह है कि जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक है उसका प्रोजेक्ट उज्जैनी बहुत ही पास में ही है इंदौर के। तो हम लोग कभी भी चाहेंगे वहां से जो नर्मदा का पानी पंप होकर आता है वहां से हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी जल स्रोत की आवश्यकता होती है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। यशवंत सागर को भी जोड़ा गया है नर्मदा गंभीर लिंक से, तो उसका भी हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहां से भी पानी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंदौर में सोर्स ऑगमेंटेशन की दिक्कत नहीं आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो समस्याएं हैं हम लोग उसको हल करने में लगे हुए हैं। आगामी दिसंबर तक इसको भी हल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चूंकि आपने टंकियों की बात की यहाँ पर आशीष जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि अमृत योजना के तहत यहाँ पर जो टंकियां शुरू हो चुका है काम, जिस तरह से आपने बताया कि कई सारी टंकियां हैं वो काम चल रहा है, कई काम ऐसे भी हैं जो प्रोग्रेस में है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? इन योजनाओं के तहत, इन प्रोजेक्ट के पूरे होने पर शहर को इन सबका लाभ कब तक आकर मिल पाएगा? देखिए, जैसा मैंने ये लाभ चरणों में प्राप्त होगा। अभी जो 5 टंकियां हैं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लाभ है तो मई के आखिरी से ही हम लोग देना शुरू कर देंगे। पूरा का पूरा जो अमृत प्रोजेक्ट है वो हमारा जो टाइम लिमिट है जनवरी के आखिरी की है, लेकिन हम लोगों ने वो टाइम लिमिट इसी दिसंबर के आखिरी तक रखी हुई है। 1 महीने पहले हम लोगों ने काम को खत्म करने की प्लानिंग करी है। ये दिसंबर के आखिरी तक पूरी तरीके से अमृत प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसका लाभ सभी को प्राप्त होने लगेगा। बिल्कुल, तो
बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि जो दिसंबर तक है ये टंकियों का काम वो पूरा हो जाएगा। सवाल कई सारे हैं आशीष जी, लेकिन शहर की सबसे बड़ी एक और दिक्कत है, वो है यातायात। इसे लेकर इंदौर नगर निगम की क्या भूमिका है? क्या आगे इसकी रणनीति चल रही है? क्या निगम इसे दुरुस्त करने के लिए कोई योजना बना रहा है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप आज आम इंदौरी से पूछें तो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या आजकल की बताएगा तो ट्रैफिक की बताएगा जी। सफाई के तरीके से हम लोगों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, तो लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि यातायात के मामले में भी निगम इस तरीके का कुछ काम करे कि लोगों की समस्याओं का पूरी तरीके से अंत हो सके। इसके लिए हम लोग 2-3 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं। एक तो अमूमन ये देखा है मैंने कि यहाँ पे हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, एक तो ट्रैफिक सिग्नल्स की संख्या बहुत कम है, से 25-30 सिग्नल्स पे चौराहों पे ही लगे हुए हैं। आप कहीं भी अगर किसी विकसित देश में जाइए तो आपको हर गली में, हर चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेंगे, क्योंकि उससे ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चलता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल हमारे लगे, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। अगर उनमें विद्युत का कनेक्शन होता है, अगर लाइट चली जाती है तो वो बंद हो जाते हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है। तो हम लोग जो पहला काम कर रहे हैं कि शहर के जितने भी 70 चौराहे हैं, हम लोगों ने 70 चौराहे छाटे हैं। जो बड़े बड़े चौराहे हैं, मीडियम साइज के चौराहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक टेंडर निकाला हुआ है स्मार्ट सिटी से, जो हम लोग इन 70 चौराहों पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे। इन ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे राडार बेस्ड कैमरे होंगे जो ये देख लेंगे कि राडार के माध्यम से कि कितनी गाड़ियां किस तरफ वेट कर रही हैं, और उसी के हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग जो है वो चेंज होगी। कोई उसमें टाइमिंग सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उसके साथ साथ जो स्पीड लिमिट का डिटेक्शन सिस्टम है, जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम है, वो भी उसमें लगा रहेगा। तो इस तरीके का एक पूरा पैकेज बनेगा जो बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसका बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा जब 70 चौराहों पे ये हमारा लग जाएगा। एक और चीज जो हमने हाथ में ली है कि कई सारे भी लेफ्ट टर्न्स बचे हुए हैं जो हमको विकसित करने हैं। कहीं पे कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है, कहीं पर कोई अतिक्रमण आ रहा है, कहीं पर किसी की जमीन लेनी है, तो ऐसे हम लोगों ने लगभग 12 लेफ्ट टर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन पर काम भी चालू हो गया है। मुझे लगता है कि आगामी 2 महीने के अंदर ये सारे लेफ्ट टर्न्स हमारे द्वारा विकसित कर दिए जाएंगे। जो मास्टर प्लान की रूट्स हैं वो एक बहुत बड़ा माध्यम है शहर के यातायात को खोलने के लिए, शहर के यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मास्टर प्लान की रूट्स की भी हम लोगों ने वर्किंग आइडिया के साथ में मिलकर स्टार्ट करी है। आचार संहिता में आपको उसमें भी बहुत कुछ प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे द्वारा की जा रही हैं। और अभी हाल ही में जो एक एलिवेटेड कॉरिडोर हमारा नौलखा से लेके एलआईजी चौराहे तक सैंक्शन हुआ है, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है कि कैसे वो बनेगा, कहां से जाएगा। और वो भी जब आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सारे चरण मिलकर जो भी हम लोग कदम उठा रहे हैं, इनसे इंदौर जैसे सफाई में नंबर 1 है, वैसे ही ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनेगा। बिल्कुल आशीष जी, चुनौतियां कई सारी हैं और ऐसा नहीं है कि उनके हल नहीं है, लेकिन बात की जाए अगर शहर की तो काफी हद तक वो साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी नाला है या फिर यूं कहें कि जो नाला बनकर नदियां हैं वहां की उनके हालात अभी काफी खराब हैं। जिस तरह से जनता की हमने प्रतिक्रिया आपको अभी सुनाई है, इसे लेकर कुछ आगे की प्लानिंग की जा रही है? देखिए, इसको लेके हम लोग बहुत एग्रेसिव प्लानिंग कर रहे हैं। जो नदियों की सफाई है और जो नालों की सफाई है, अगर मैं कहूं कि सफाई में तीसरी बार नंबर 1 आने के बाद में, हैट्रिक लगाने के बाद में अगर सर्वप्रमुख मेरी कोई प्राथमिकता है तो वो दोनों नदियों को साफ करने की है। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा और हर्ष भी होगा कि जो इसके लिए मैंने टाइम लिमिट रखी है वो अक्टूबर एंड तक की रखी है। मेरी जो प्लानिंग है, हमारा जो उद्देश्य है कि इस अक्टूबर के आखिरी तक दोनों नदियां जो हमारे इंदौर में कान और सरस्वती बहती हैं, उन दोनों को हम लोग पूरी तरीके से शुद्ध कर देंगे। इसमें जो हमारे नगर निगम के फंड हैं, इसमें जो अमृत के फंड हैं, जो हमारे स्मार्ट सिटी के फंड हैं, तीनों फंड्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और लगभग 423 के आसपास हम लोगों ने आउटफॉल्स चिन्हांकित किए हैं जो इन दोनों नदियों में सीवेज के रूप में, नाले के रूप में मिलते हैं। इन सभी को हम लोग टैप करेंगे, उनको हम लोग डिसेंट्रलाइज एसटीपी 7 बना रहे हैं, उन तक लेके जाएंगे, वहां से शुद्ध करके वापस हम लोग नदी में छोड़ेंगे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से नदी के किनारे किनारे रिवर फ्रंट के काम कर रहे हैं, जैसा कि साबरमती रिवर फ्रंट में काम किया गया है, कुछ उस लाइन पे भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही होलिस्टिक हम लोगों ने प्लानिंग करी है, फुल प्रूफ प्लानिंग करी है, जिसमें कि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। और जिस तरीके से हमारी टीम मेहनत कर रही है, मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देता हूं कि अक्टूबर के आखिरी तक इन दोनों नदियों को
पूरी तरीके से सीवेज मुक्त बना दिया जाएगा और इनमें साफ पानी बहेगा। बिल्कुल, तो आश्वासन यहाँ पर आशीष जी के द्वारा दे दिया गया है। एक और सवाल मेरा है यहाँ पर कि आप ताइवान गए थे कुछ दिनों पहले आशीष जी, 12-13 दिन आप वहां रहकर आए थे, आपने देखा था वहां का डेवलपमेंट, तो वहां से आने के बाद आपको इंदौर शहर में कुछ खामियां देखने को मिली हो या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हो कि अभी भी इंदौर इन चीजों में पीछे है या यहाँ पर इंदौर को डेवलपमेंट की जरूरत है? देखिए, मैं ताइवान में स्मार्ट सिटी विजिट, जो स्मार्ट सिटी एक्सपो था, स्मार्ट सिटी समिट थी, उसके लिए भारत के 3 शहरों को बुलाया गया था, जिसमें एक इंदौर शामिल था। इसके अलावा नासिक और चेन्नई थे। ये पूरी विजिट गवर्नमेंट ऑफ ताइवान के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो ताइवानीज कंपनीज हैं वो आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। उनका जो आईटी का एप्लीकेशन है, चाहे वो सर्विलेंस के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रैफिक के क्षेत्र में हो या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, वो इंडिया से कहीं ज्यादा ऊंची तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे बहुत कुछ इंडिया को सीखने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां की जो कंपनियां हैं वो चाहे इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। हालांकि उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे 1-2 कंपनियों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि वो इंडिया में काम तो कर रही हैं, लेकिन किसी जापानी एजेंसी के थ्रू काम कर रही हैं, वो डायरेक्ट काम नहीं कर पा रही हैं। तो हम लोगों के द्वारा उनको प्रेजेंटेशन दिया गया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि लगभग 4 कंपनियां ऐसी मिली हैं, चाहे माइटेक हो, लाइट होम हो, डेल्टा हो, जो इंदौर में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं और इसके लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर कुछ प्रोडक्ट फ्री में भी हम लोगों को यहाँ पे लगाने को लोग तैयार हैं। और इस संबंध में भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि आगामी 2 महीने में इसका जरूर एक अच्छा कोई न कोई प्रभाव देखने को मिलेगा और 1-2 इस प्रकार के काम होंगे जो ताइवानीज कंपनीज के द्वारा होंगे। इससे हमको इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होगा और इसके साथ साथ जो वहां की ऊंची टेक्नोलॉजी है उसका भी लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, एक और सवाल है मेरा आशीष जी, आप नगर निगम आयुक्त हैं, आपको इस बात की ज्यादा जानकारी होगी। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयनित पुराने इंदौर की बजाय नए इंदौर की ओर इस योजना को भेजा जा सकता है? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो प्लान है वो तो फ्रीज हो चुका है, वो केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन तो संभव नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो 1000 करोड़ की ग्रांट मिली है, अगर हम लोग किसी नई जगह पे लगाएंगे तो उससे कुछ भी हमको हासिल नहीं होगा। हम लोग अगर जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, अगर उसी को विकसित करने जाएंगे तो पूरे पैसे बहुत ही छोटे एरिया में खर्च हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोग एक शहर का छोटा सा हिस्सा लें और उसको इस तरीके से डेवलप करें कि जो बाकी शहर के हिस्सों के लिए नजीर बन जाए। अगर हम लोग कोई बाहर का हिस्सा ले लेंगे, उसको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर देंगे तो वो कभी भी शहर के अंदर के हिस्सों के लिए नजीर नहीं बन पाएगा। तो ये जो चुनाव था, मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूं। इसमें राजवाड़ा, गोपाल मंदिर और हरिहरा होलकर छतरी जैसी हमारी जो विरासतें हैं वो आ रही हैं, जिनके पुनरुद्धार का हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो दोनों नदियों का क्षेत्र है वो आ रहा है, जहां का हम लोग पुनरुद्धार का काम और रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई सारे हम लोग रोजगार के लिए जिनसी हाट मैदान का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें, स्मार्ट रोड्स हम लोग बना रहे हैं। ये चीजें तभी उनका मैक्सिमम फायदा तभी मिलता है जब शहर के अंदर करी जाती है। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, कंजेस्टेड एरिया होने से कहीं कहीं कभी कभी तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सही निर्णय था और इसका लाभ निश्चित रूप से आगामी 1 साल में लोग महसूस करने लगेंगे। क्योंकि आपने अभी तोड़फोड़ करने की बात कही है, तो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तोड़फोड़ के अलावा जो ऐतिहासिक धरोहर है इंदौर में, उन्हें सहेजने की क्या कुछ आगे प्लानिंग की जा रही है? देखिए, हम लोगों ने अभी तक हरिहरा होलकर छतरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट छतरी थी जो होलकर वंश की, उसका पूरी तरीके से पुनरुद्धार कर दिया है। राजवाड़ा और गोपाल मंदिर पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जो आगामी जनवरी तक पूरा हो जाएगा। ये दोनों बहुत बड़ी विरासतें थी, यहाँ पे लोगों ने कब्जे करके रखे थे, दुकानें खोल के रखी थी और पूरी तरीके से मूल स्वरूप उनका विकृत हो गया था। वो हम लोग उनका पुनरुद्धार का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बोलिया सरकार की छतरी हम लोगों ने एक ली हुई है, कृष्णापुरा छतरी जो है हमारी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं उनके हम लोग संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी ये भी प्लानिंग है कि इन्हीं में से किसी एक जगह पर हम लोग होलकर वंश से संबंधित भी जानकारियां हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो उनकी किताबें हों, चाहे उनके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों, उनका प्रदर्शन करेंगे कला प्रदर्शनी के तौर पर, जिससे कि अभी देखा गया है कि इंदौर में पूरे होलकर
का इतना इंपॉर्टेंस रहा है, लेकिन उनका पूरा का पूरा लिटरेचर, पूरी की पूरी सामग्री एक जगह पर कहीं पर भी नहीं उपलब्ध है। तो हम लोग गोपाल मंदिर में ये प्लान कर रहे हैं कि वहां पर इस प्रकार की एक आर्ट गैलरी बनाएंगे, यहाँ पर होलकर वंश से जुड़े हुए जितने भी उपलब्ध दस्तावेज हैं, सामग्रियां हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वहां पर लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरीके से पूरे स्मार्ट सिटी में हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण है, और इसको करने की स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम कटिबद्ध है। अच्छा, अभी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन्हें पुनर्जीवित करने या उन्हें सहेज कर रखने के लिए क्या कुछ चल रहा है शहर में? ये देखिए, मैंने जितनी भी आपको ये बताई है, जो वर्तमान में हमारी धरोहरें हैं, राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, हरिहर राव होलकर छतरी, बुलिया सरकार की छतरी, कृष्णापुरा छतरी, ये सभी अभी वर्तमान में हैं और इन्हीं पे हम लोगों का मेन फोकस है। नई कोई हम लोग ऐसी धरोहरें बनाने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। जो हमारी धरोहरें हैं उन्हीं का संरक्षण हमारा मेन उद्देश्य है। बिल्कुल। तो इंदौर जो शहर लगातार 3 बार हैट्रिक बना चुका है, और आपने क्या कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं इस हैट्रिक के बाद, क्योंकि काफी गौरवान्वित करने वाली ये बात है जनता के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। तो आगे क्या कुछ इसके लिए मुकाम रह सकते हैं? देखिए, इस हैट्रिक के बाद में जो हम लोगों ने स्वच्छता में एक प्लानिंग करी है कि अभी हम लोग अब गीले कचरे और सूखे कचरे से ऊपर थोड़ा बढ़कर जो सूखा कचरा है उसमें से भी प्लास्टिक को घर पे ही सेग्रीगेट करना शुरू करें। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो अगर प्लास्टिक अलग से सेग्रीगेट हो जाएगी तो उसकी प्रोसेसिंग आगे बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा, जो लोग हैं जो प्लास्टिक का संग्रहण करेंगे उनको उसका लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। अभी नगर निगम के द्वारा उसको उठा लिया जाता है, लोगों को यूजर चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके बदले अगर हम लोग प्लास्टिक अलग करके रखते हैं, 7 दिन तक हमारी प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में कोई स्मेल नहीं आती है, प्लास्टिक में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर 7 दिन में भी उसके कलेक्शन के लिए कोई प्राइवेट वेंडर चला जाता है तो निश्चित रूप से उनको पैसा देके आएगा, जो भी घर होगा जहां से वो प्लास्टिक लेगा। तो इससे न केवल हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा साइंटिफिक बनेगा, बल्कि लोगों को लाभ भी होगा और एक वैल्यू चेन जनरेट होगी। एक ये चीज हम लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा जो होम कंपोस्टिंग है, अभी लगभग 30,000 घरों में होम कंपोस्टिंग हो रही है, वो हम लोग इसको ले जाके 1 लाख हम लोगों ने टारगेट किया है। 1 लाख घरों तक हम लोग होम कंपोस्टिंग को लेकर जाएंगे। जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स हैं, अभी कई जगहों पर व्हीकल्स की कमी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से हम लोग 12 बजे के बाद भी कलेक्शन करते रहते हैं। हमारी प्लानिंग है अगले 6 महीने में हम लोग ऐसी व्यवस्था बना दें कि 12 बजे के बाद कोई भी वाहन डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेगा। पूरा का पूरा डोर टू डोर कलेक्शन हमारा 12 बजे तक हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग करेंगे। टेंचिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने पूरा साफ किया है, यहाँ पर हम लोग एक सिटी फॉरेस्ट बना रहे हैं। लगभग 12-13 हजार पौधे पेड़ हम लोग वहां पर लगा चुके हैं और बारिश में 50 योजना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंदौर कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर अगला सर्वेक्षण लॉन्च होता है और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग उस पर भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से फिर से काम करेंगे, और स्वच्छता सर्वेक्षण अगर होता है तो फिर से 4थी बार नंबर बनाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पर आशीष जी, एक और चीज मैंने देखी है कि शहर में जो कमर्शियल एरिया है या फिर जो पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर हमने देखा है कि लिटर बिन होते हैं, डस्टबिन होते हैं, हरे और नीले कलर के डब्बे वहां पर रखे होते हैं कि गीला कचरा उसमें डालना है, सूखा कचरा उसमें डालना है। लेकिन फिर भी जो इंदौर की आवाम है वो थोड़ी सी असंतुष्ट है। जिस तरह से अभी हमने जो कुछ बाइट्स देखी थी उसमें वो कह रहे थे कि योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन उन पर लोग काम नहीं करते। तो कचरा मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ कार्य है? देखिए, जो हमारे कमर्शियल एरियाज में लिटर बिन्स लगे हैं उनमें एक समस्या ये आती है कि वो लिटर बिन्स राहगीरों के लिए बने हैं। उनका प्रयोग जो चलते फिरते हुए अगर आपके पास थोड़ा सा कूड़ा है तो उसमें आप डाल दें, उसके लिए वो बनाए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर देखा जाता है कि रेजिडेंशियल एरियाज और कमर्शियल एरियाज में जो घर का कचरा है वो लोग वो कचरा उन लिटर बिन्स में आने लगता है। वो लिटर बिन्स उसके लिए डिजाइन नहीं है, तो उसके आसपास गंदगी दिखने लगती है और साथ में उनका उठाना भी जो है हम लोगों को कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने जागरूकता का जो है फिर से एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी हुई है। इसके अलावा लोगों को दंड स्वरूप हम लोग स्पॉट फाइन करने के लिए भी आगाह कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने घर का कचरा या दुकान का कचरा इसमें डालोगे तो आपके ऊपर स्पॉट फाइन भी होगा। ये समस्या जरूर कुछ कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है, लेकिन जल्दी हम लोग इस पर भी काबू पा लेंगे। बिल्कुल। तो स्वच्छता को लेकर इंदौर में, यहाँ पर लखनऊ और हैदराबाद को भी पीछे छोड़ दिया है इंदौर ने। तो जनता को आप इसका कितना श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि जनता है जो कि इस चीज में हेल्प कर रही है सफाई में?
देखिए, इतनी बड़ी उपलब्धियां जो सफाई जैसे जो जनसामान्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, निश्चित रूप से कभी भी बिना जनता के सहयोग के हासिल नहीं हो सकता है। तो इसका अगर सबसे अधिक श्रेय किसी को जाता है तो इंदौर की जनता को जाता है। लगातार 3 बार से इंदौर नंबर 1 आया है। सिटीजन फीडबैक में इस बार इंदौर ने नंबर 1 स्थान पाया है। तो ये दिखाता है कि जनता ने पूरी तरीके से हमारे मिशन में भागीदारी लेकर, सहयोगी बनकर और उसको अपना मिशन मानकर हम लोगों को सहयोग किया है। इसलिए मैं इंदौर की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आशीष जी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 15 साल बीजेपी सत्ता में रही है और अब जो कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है, क्या इंदौर शहर पर इसका कुछ फर्क पड़ा है? क्या स्वच्छता पर इसका कुछ बदलाव नजर आया है कांग्रेस के आने के बाद? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इंदौर के लिए, सफाई के लिए और हमारे सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए लगातार मिलता रहा है। कभी भी शासन की तरफ को हमेशा सहयोग ही मिला है, कभी कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। तो ये थे आशीष सिंह जी, जो कि इंदौर के नगर निगम आयुक्त हैं और किसी भी चुनौती से ये पीछे हटने वाले नहीं है। जो भी चुनौतियां इंदौर में हैं, उन सब से लड़ने के लिए ये तैयार है और इसी के चलते हैट्रिक यहां पर इंदौर बना चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।